दोस्तों, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, परंतु रास्ते हमेशा अपने पैरों के नीचे ही होते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट से कर दी है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। सो हम आज पढ़ेंगे मोशन, क्लास 9th फिजिक्स, एंड हमारा चैप्टर है मोशन, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर मोशन, ओके। सो हियर वी गो। द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके पहले हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखा था, और फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसको कवर किया था। तो मैंने बताया था बच्चों लास्ट वीडियो में कि मोमेंटम क्या होता है। सो बेसिकली मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट में जो मास है और जो उसकी वेलोसिटी है, उसके प्रोडक्ट को हम उसका मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम देखिए होता क्या है, एक्चुअली ये फोर्स के इफेक्ट को बताता है। जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा उसका फोर्स इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। इसको हिंदी में आप कह सकते हो संवेग का संरक्षण। तो संवेग अभी हिंदी टर्म है आपके लिए, तो आप इंग्लिश टर्म में ही जानो। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब कैसे कंजर्व रहता है, इसमें देखिए हम पढ़ेंगे कि इफ़ टू और मोर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टी लिखा हुआ, टी नहीं है वो टू है। इफ़ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर with no external force, their final momentum remains same as initial momentum। क्या मतलब है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, उसके यानी कि इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, केवल दो ऑब्जेक्ट हैं, और उसका फिर कह रहा है कि जो फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहता है एज देयर इनिशियल मोमेंटम। यानी फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें कि कोई दो एक बाइक जा रही है, एक कार जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर वो क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर के कोलिजन कर जाते हैं, यानी कि भिड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बताएं कि मान लीजिए पहले बाइक किसी स्पीड से चल रही होगी v1, और आप ले सकते हो u1 ले सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। अभी हम आगे इसका करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि कोई बाइक किसी स्पीड से जा रही होगी तो उसका मोमेंटम कुछ रहा होगा, ठीक है, m/v। और फिर कार किसी स्पीड से जा रही होगी, उसका भी कुछ मोमेंटम रहा होगा। तो इन दोनों के मोमेंटम का सम, और जब इसका फाइनल मोमेंटम होगा यानी कि कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम का सम होगा, ये बता रहे हैं कि ये सेम रहता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले के रूप में समझ सकते हो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये चीज़ है। तो हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उसके मोमेंटम के सम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। आगे देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बात हो गई थ्योरेटिकल, हमने थ्योरी में समझ लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होता है। और इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया गया है कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसका मास m1 m2 है और वेलोसिटी कुछ रहा होगा u1 u2, ओके। तो सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ईच ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद में वो स्ट्राइक करते हैं आफ्टर मूविंग विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद स्ट्राइक होने के बाद में, आपस में लड़ने के बाद में, या जो है कोलिजन होने के बाद में, वो उनकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाती है, दैट इज़ v1 और v2। मास तो वही रहेगा, m1 m2 जो पहले था वही मास बाद में भी रहेगा। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि वी नो दैट मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू v, m इंटू v, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल m1 u1। ये बात समझ में आ रही है सबको? इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1। u क्यों है, आपको पता है कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है,
स्मॉल v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले वेलोसिटी u1 था, u1 क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने a और b लिया हुआ है इसलिए u1 u2 करना पड़ा। इसी तरह ऑब्जेक्ट b का जो इनिशियल मोमेंटम था वो हो जाएगा m2 u2। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो इसी तरह a का m1 v1 और ऑब्जेक्ट b का m2 v2। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या है? अपॉन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट जब भी आता है रेट, तो रेट मतलब टाइम से रिलेटेड होता है, वो कितना रेट है उसका, तो यहाँ टाइम से हम कंसीडर कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फोर्स हो गया ए बी, और ए से बी पर जो फोर्स लग रहा है ए बी के बीच में वो हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। तो m1v1 माइनस m2u2 m1u1 क्यों किया गया है? क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये किया गया है, समझ रहे हैं? पहले जो मोमेंटम था और दूसरा मोमेंटम अपॉन टी, टी कर लिया, m1 यहाँ से कर लिया और इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी ड्यूरिंग कोलिजन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए था पहला आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ए में था। फिर अब बी में आप देख रहे हो कि बी में क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है? तो बी का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। और बट नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन से भी मिलता है, जिसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो जो फोर्स है वो एक क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। स्केलर और वेक्टर में मैंने बताया था आपको कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन भी लेते हैं। स्केलर में डायरेक्शन नहीं लेते हैं, वेक्टर में डायरेक्शन लिया जाता है। डायरेक्शन का सेंस ये है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो उसका साइन निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो? कि जैसे एफ ए बी है तो ए से बी पे फोर्स लग रहा है, तो माइनस एफ बी ए हो गया, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है वो तो सेम है लेकिन उसका साइन हम चेंज कर देंगे क्योंकि वो अपोजिट में आ रहा है। तो यहाँ इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 2 से, एफ ए बी और एफ बी ए की, ठीक है। ये वैल्यू थी m1v1 माइनस u1, और इस वैल्यू को जब आपने पुट किया तो आपको फिर यहाँ पे मिल जाएगा टी हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, ठीक है। ये दोनों टी हो गया कैंसिल होने के बाद अब m1 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा माइनस m2v2, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस m2u2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। ये लाइन आपको मिल जाती है। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसके जो है साइड को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। तो ये m2v2 जो है आ जाएगा इधर, ठीक, m1u1 आ जाएगा इस साइड में। तो साइड में चेंज होने के बाद में इसका जो साइन है वो भी चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाता है m1v1 प्लस m2v2, ये फार्मूला आप देख पा रहे हो। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ओके। सो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स m1u1 प्लस m2u2, इसको आप जो है बॉक्स में घेर लेंगे। सो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, दस टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। सो सबसे पहला प्रोपेलिंग ऑफ रॉकेट। सो द केमिकल इनसाइड द रॉकेट burn and produce the high velocity blast of hot gases. These gases get ejected downward with a great velocity. To conserve the total momentum of gases, the rocket moves up with a large velocity. अब यहाँ समझिए इसको, रॉकेट में प्रोपेलिंग ऑफ रॉकेट का मतलब होता है कि जो रॉकेट के अंदर जो इंजन लगा होता है, यानी कि जहाँ से गैसेस बर्न होती हैं और वो गैसेस ब्लास्ट होने के बाद इजेक्ट होती हैं बाहर की तरफ, उसको कहते हैं प्रोपल्शन। प्रोपल्शन वो पार्ट कहलाता है रॉकेट का, डाउनवर्ड वाला। तो वहाँ पर कैसे क्या होता है कि जो केमिकल्स उसमें लिक्विड हाइड्रोजन, मैंने बताया था सेकंड वीडियो में आपको कि जो रॉकेट है वो उसमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते हैं।
और सबसे ज़्यादा इग्निशन पॉइंट होता है लिक्विड हाइड्रोजन का, तो वो रॉकेट के इनसाइड में बर्न होता है और हाई वेलोसिटी के साथ क्या करता है, ब्लास्ट होता है। तो वेलोसिटी उसकी उस वक्त क्या होती है, हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। और उसी मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो रॉकेट है, समझ रहे हैं, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो वेलोसिटी मूव करता है। समझ रहे हो, जैसे कि गैस की जो वेलोसिटी, गैस इस साइड में, दूसरे साइड में यानी डाउनवर्ड साइड में हाई वेलोसिटी के साथ बर्स्ट हो रहा है, तो रॉकेट किधर जाएगा, अपवर्ड होगा ना। जितना मोमेंटम उसका नीचे रहेगा उतने मोमेंटम से वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये आता है, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझ सकते हो। सॉरी। सो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड में फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स। तो जैसे रॉकेट में है उसी तरह से जेट प्लेन्स में भी होता है। जेट इंजन्स इसी तरह से वर्क करते हैं। इन अ जेट प्लेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन मतलब होता है दहन, यानी कि जलना, फ्यूल के जलने को, जो उसके जो है यूज़ होने को, जो हम उसको कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंबशन। इसकी शुद्ध हिंदी जो होती है वो दहन होती है। दहन का सेंस मतलब जलना, आप समझ सकते हो। इज अलाउड टू escape through a jet in backward direction. Due to the high velocity, the backward moving gases have a large momentum. ठीक है, जो गैसेस बैकवर्ड मूव करते हैं उसमें जेट इंजन से, ठीक, आपको मालूम है इंजन्स कहाँ लगे होते हैं, जेट इंजन्स? आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये एरोप्लेन है इस तरह से, ओके, सॉरी फॉर बैड, वन सेकेंड, आई एम गोइंग टू मेक, सपोज ये आपका एरोप्लेन है, ओके। तो यहाँ पे आप देखे होगे छोटा सा इस तरह से लगा होता है, जिसमें एक छोटा छोटा फैन टाइप का लगा होता है। तो वो जो फैन है एक्चुअली वो फैन नहीं है, वही जेट इंजन होता है। इस प्लेन का ये इंजन होता है, समझ रहे हैं? 2 इंजन लगे होते हैं। आप बोइंग में जाओगे तो बोइंग में 4 इंजन होते हैं, यहाँ पर 2-2 लगा होता है। ये इंजन होते हैं, इसी से प्लेन रन करता है, इसी से चलता है। तो ये जो इंजन है इसमें जेट इंजन होता है, यानी कि इसमें फ्यूल बर्न होता है। उसके बाद ये पीछे की तरफ इस तरह से बैकवर्ड में गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ फेंकता है। तो फिर ये प्लेन जो है आगे की तरफ मूव करता है, समझ रहे हैं? उसके बाद ये जो इसके विंड पैनल हैं ये इस तरह से सेट होते हैं कि जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो फिर ये फ्लाई करने लगता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इसके एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसका ऐसा होता है। फिर हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं कि इस एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसका कैसे होता है, ये कैसे फ्लाई करता है, ठीक है। अब इतना केवल जानो कि जो जेट प्लेन्स होते हैं वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं। किस तरह से डिपेंड करते हैं कि जो उसके गैसेस हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो जो फ्लाइट है वो आगे की तरफ मूव करता है, ओके। इसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल देखा और ये एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हम लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है और ये आपका लास्ट पार्ट है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बॉल हिट्स अ वॉल horizontally at 6 meter per second. It rebounds horizontally at 4.4 meter per second. The ball is in contact with the wall for 0.04 second. What is the acceleration of the ball? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन को आपको बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है ध्यान से और उसकी मीनिंग को समझना है, ठीक है ना। एक बॉल है जो एक वॉल को हॉरिजेंटली हिट करता है, यानी कि टकरा जाता है। हॉरिजेंटली यानी कि सीधा जा करके, स्पीड उसकी है 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिख रहा है इट रिबाउंड्स हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली वापस भी आ रहा है, ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, टप्पा खा के नहीं आ रहा है, सीधे गया, टकरा के सीधे आ गया 4.4 मीटर पर सेकेंड से। अब ये बता रहा है कि जो बॉल है वो वॉल के साथ 0.04 सेकेंड तक टच में था। इतने कम समय मतलब आप कह सकते हो कि ये 4 सेंटी सेकेंड है, 0.04 सेकेंड तक बहुत कम समय होता है। इतने समय तक वो बॉल के टच में था, फिर वो वापस आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या है? देखिए, अब सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि जो गिवन है क्वेश्चन में,
तो इनिशियल वेलोसिटी जीती हुई है बॉल की कितना 6 मीटर पर सेकेंड लिख लिया u। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4.4 माइनस 4.4 मीटर पर सेकेंड। माइनस में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो बॉल की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो। हमेशा वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। इसके बाद देखेंगे तो टाइम दिया हुआ है 0.04 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमेशा डेफिनेशन याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज v माइनस यू बाई टी। सो हियर वी गो। अब वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट करोगे -10/10.4 डिवाइडेड बाई 0.04। इसको फिर आप सॉल्व करोगे। ठीक, कैसे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, जैसे -10.4 है और अपॉन 0.04 है, ये ऐसे लिखना बड़ी दिक्कत हो जाती है इस पर। 0.04 मल्टीप्लाई 100 ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई 100। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका पॉइंट हट जाएगा, 2 प्लेस के बाद है तो बचेगा 4। और ऊपर भी आप देखोगे 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो हो जाएगा 1040 डिवाइडेड बाई क्या 4 से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये रहा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको आई होप समझ में आया अच्छे से। और इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे क्या है, तो कुल हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, और सारे क्वेश्चन आपको आप जो भी बुक पढ़ते होगे, आप NCERT पढ़ते हो या एस चांद की बुक आपके पास जो होगी, उस बुक में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और जो मैंने 5 क्वेश्चन ये किए हुए हैं, ये सारे 5 क्वेश्चन से ही रिलेटेड इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके अलावा डिफरेंट टाइप नहीं मिलेगा। सो आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिए, स्किप नहीं करेंगे आप। सो क्वेश्चन ये है कि एक चीता है, चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड इट कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर। यानी चीता जो है फास्टेस्ट एनिमल होता है, लैंड एनिमल, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 100 किलोमीटर पर आवर है। और ये जो वेलोसिटी है वो 500 मीटर के अंदर ही वो इस वेलोसिटी को कवर कर सकता है। यानी कि वो दौड़ रहा है तो 500 मीटर के अंदर ही वो इस वेलोसिटी भी पहुंच सकता है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर, यानी आधे किलोमीटर के अंदर ये स्पीड पकड़ लेगा। यानी कि एक बहुत तेज़ चलने वाली जो हमारे यहाँ राजधानी ट्रेन होती है ना, अबाउट 120 किलोमीटर के स्पीड में चलती है, तो स्पीड में जा सकता है। इफ़ द चीता स्पॉट हिज प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम इट विल टेक। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि चीता ने अपने एक प्रे को, यानी कि अपने शिकार को 100 मीटर के डिस्टेंस में देखा, स्पॉट किया। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे। तो चीता को मिनिमम कितना समय लगेगा अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो देखिए, चीता स्पॉट द प्रे एट इट्स टॉप स्पीड। तो जो इसकी टॉप स्पीड है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर है, सो वो स्पीड से वो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ चीता स्पॉट द प्रे एट इट्स टॉप स्पीड द चीता विल हंट डाउन द प्रे विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर को हम अब मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या होता है, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, आप कैंसिल कर लो, 4 2 9 जा 50, 250 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर लेना, 27.7 अबाउट आपको मिलेगा आंसर। अब इसको आपको टाइम फाइंड कर लो। अब देखो, टाइम फाइंड करना है तो आप उसको एक्चुअल डिवीज़न नहीं भी करोगे, अगर आप उसी फ्रैक्शन में छोड़ करके सॉल्व कर लेना तो भी आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ करना है आपको। और टाइम आपका यहाँ से हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। सो द मिनिमम टाइम द चीता विल टेक टू गेट प्रे इज 3.6। समझ रहे हो ना, टाइम आपको फाइंड करना था, तो डिस्टेंस आ गया 100 मीटर,
और जो स्पीड है उसकी वो 27.7 है अबाउट, तो 27.7 से आप डिवाइड किया आपने तो 3.6 सेकेंड मिल गया। चलिए, तो यहाँ पर आपका मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो स्पीड आई हुई है 27.7, इसको आप फ्रैक्शन में ही रख करके यहाँ पे सॉल्व करिए तो ज़्यादा इजी होगा। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए पुलिस जीप इज चेजिंग वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ए थीफ इन अनदर जीप मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, police fires a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the fuel of the thief is what? So एक पुलिस है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेस कर रही है, पीछा कर रही है एक चोर का, और थीफ जो कि दूसरे जीप में है उसकी वेलोसिटी 153 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज़्यादा है। पुलिस फायर से बुलेट विथ मजल वेलोसिटी ऑफ 180। अब पुलिस जो है वो बुलेट फायर करती है, गोली चलाती है जिसकी वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ इज, अब किस वेलोसिटी से वो जो बुलेट है वो कार से टकराती है। अभी देखिए जो हम पढ़ रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल्स वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नहीं है, ठीक है, ये जनरली वेलोसिटी पे है। तो आप इजीली देख सकते हो कि पहले पुलिस जीप की वेलोसिटी कितनी थी। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जो यूनिट है आपको सेम करना होगा। जैसे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर यहाँ भी है और यहाँ पर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना ज़्यादा इजी होता है। 5/10 से कर लीजिए तो आ जाएगा आपका, ठीक है। या आप चाहें तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने चेंज कर लिया, वेलोसिटी ऑफ जीप निकाल लिया मीटर पर सेकंड में, और थीफ जीप को भी निकाल लिया, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 180 मीटर पर सेकंड। नाउ सिंस बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम जीप विच इज़ गोइंग एट 40, अब ये जो बुलेट है वो कहाँ से फायर किया गया समझिए। जैसे ये पुलिस की जीप जा रही है, ठीक है, और यहाँ से इसने बंदूक से गोली फायर की, गोली इस स्पीड से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, गोली की स्पीड 180 मीटर पर सेकंड है, और इस जीप की स्पीड पहले से है 45 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम निकाले हैं इस मीटर पर सेकंड में 12.5। तो क्या इस जो गोली की स्पीड है वो इन दोनों में ऐड नहीं हो जाएगी? समझ रहे हैं ना, 180 तो उसकी खुद की स्पीड है और ये ऑलरेडी इस स्पीड से चल रही है 12.5 स्पीड से, तो ये दोनों वेलोसिटी इसमें ऐड अप हो जाएगी, ठीक। तो ये वेलोसिटी हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इतना। ओके, और टू कैलकुलेट वेलोसिटी विथ विच बुलेट विथ हिट द थीफ वी यूज़ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। आप रिलेटिव वर्ड टर्म हर चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो, वेलोसिटी के साथ जनरली हम यूज़ करते हैं। फिज़िक्स में जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो रिलेटिव ही होती है, तभी हम रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ करते हैं। रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में हर चीज़ यूज़ होता है ना, तो अभी हम जो भी न्यूटोनियन फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ही पढ़ते हैं। फिर जब आइंस्टाइन का जो फिज़िक्स मॉडर्न फिज़िक्स आता है वहाँ पे फिर टाइम अलग डायमेंशन में आ जाता है, फिर वो बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ हो जाती है, ठीक है। सो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A car is traveling at 20 meter per second along a road. A child runs out into the road 50 meter ahead and the car driver steps on the brake pedal. What must the car's deacceleration be if the car is to stop just before it reaches the child? तो इसमें आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या है। एक कार है, इट इज़ ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द रोड। ओके, तो अब इसके बाद इस स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है। एक चाइल्ड है जो कि दौड़ते हुए आता है, जो कि क्या है 50 मीटर डिस्टेंस पे। चाइल्ड रन आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड
एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पेडल। तो फिर कार क्या करता है कि उस बच्चे को देख करके ब्रेक दबाता है। तो फिर क्या होता है, व्हाट मस्ट द कार डी एक्सेलरेशन। तो कार की डी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, कार कितना डी एक्सेलरेट हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी किस रेट से कम हो रही हो कि वो जस्ट उस बच्चे के पास जा कर के रुके। ओके, तो जो चाइल्ड है वो दौड़ करके रोड पर आ चुका है, अभी चाइल्ड दौड़ नहीं रहा है, इट इज़ जस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड। सो सॉल्यूशन करेंगे हम। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कार की है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस उसे कवर करना है 50 मीटर का, और जो फाइनल वेलोसिटी हमारी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वेलोसिटी उस बच्चे तक पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी एग्जैक्ट ज़ीरो हो जानी चाहिए, तो वी हमने कर लिया ज़ीरो। और जो हमारा फार्मूला होता है ये वी स्क्वायर, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, सही से नहीं इस पे हो रहा है, आप समझ लें। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2AS, है ना, इस तरह से फॉर्मूला है, उसको हमने यूज़ कर लिया। कौन सा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने वैल्यू पुट कर दिया u का, s का, v का। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है वो एक्सेलरेशन है माइनस में, तो जब इसी को हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड के बढ़ने को कहते हैं और जो रिटार्डेशन है वो स्पीड के कम होने को कहते हैं पर यूनिट टाइम में। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल सेक्शन ख़त्म हो गया है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको लगा लेंगे, देखेंगे, मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा उसमें तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया और चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है, और आई होप आपने अच्छे से समझा इसे। और इसके बाद में आप ये सारे न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी भी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं हुआ किया तो कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को हर जगह जितने कांटेक्ट में लोग हैं आपके सबको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।